नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी शिकागो यूनिवर्सिटी सीकर के आप विद्यार्थी होंगे। आप चाहे शिकागो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे, चाहे आप पीडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे, तो पीडीएस और शिकागो यूनिवर्सिटी एक ही आपकी यूनिवर्सिटी होती है, तो इन दोनों का नाम सेम ही है। तो हम बात करने वाले हैं आपके जो बी ए सेमेस्टर फर्स्ट के आप एग्जाम देने वाले होंगे और आप जनरल हिंदी के एग्जाम प्रमुख रूप से देने वाले होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीच जनरल हिंदी की आप एग्जाम देने वाले होंगे, तो आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी एग्जाम डेट मेरे हिसाब से लगभग 29 जनवरी आपकी एग्जाम डेट रहने वाली होगी। मेरे को आपके एग्ज़ाम को वैसे पता नहीं था कि आपकी एग्ज़ाम इतनी जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लेट कर रहा हूँ। आपको वीडियो मेरे हिसाब से कुछ विद्यार्थी पहले देख लेंगे, कुछ विद्यार्थी एग्ज़ाम के बाद में देखेंगे। उनको थोड़ा सा गलत फील होगा कि सर ने पहले वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके लिए मैं समझ आता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके पीछे पहले वीडियो अपलोड कर देता। तो आपको अब वीडियो में जुड़ जाना है। इसका टेलीग्राम में पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से इसका पीडीएफ पढ़ देना है। एंड को इससे आपको बिना किसी देरी को, बिना किसी रुकावट की इस वीडियो में जुड़ जाना है। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट में आपकी 4 यूनिट में 4 इकाई में आपकी सिलेबस का प्रमुख रूप से करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा। बिना किसी देरी के अपने यूनिट फर्स्ट के ऊपर चलती है। यूनिट फर्स्ट में आपका टॉपिक दिया गया अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है। आपको मैं एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ एक मुख्य रूप से। आपका सिलेबस देख सकती हैं ऊपर, ये आपका सिलेबस है। इकाई फर्स्ट में आपका ये सिलेबस दिया गया है, देख सकते हैं आप। इकाई फर्स्ट में ये सिलेबस दिया गया है। महादेव वर्मा घिसा एंड नियमद आपको सरदार सुरंग एक सरदार पूर्ण सिंह वाला, एक व्यंग्य आपके सरदोशी वाला मेघदूत की पुस्तक समीक्षा एंड बागबा में आपका दिया गया रहीमन क्रांति के संपादक हैं। ये मुख्य से ये यहाँ से आपके क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन ये सिलेबस बहुत हार्ड है। यहाँ से आपको पढ़ लेना है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। इकाई थर्ड का सिलेबस बहुत ईजी है आपका। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रति, संधि, समास, पद के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, ये एकदम ईजी है आपका। और एक इकाई फोर्थ वाला कार्यालय संबंध, जैसे निविदा, ज्ञापन, अनुस्मारक, ये फर्स्ट मार्क वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी को मुख्य से करना। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी क्लास लेगी, तो आपको बिना किसी के जुड़ जाना है। ये आपकी फर्स्ट और लास्ट एक ही क्लास होगी आपकी, लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट की क्लास आपकी होने वाली है। तो आपको बिना किसी क्लास से जुड़ जाना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी क्लास से जुड़ चुके होंगे। तो बिना किसी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपने मुख्य रूप से देख लिया होगा। तो बिना किसी देखे सबसे पहले आपकी जो रेखा चित्र आपकी जो महादेव वर्मा है कविता है, इसके बारे में पूछे रेखा चित्र का अर्थ क्या है। रेखा चित्र का अर्थ मुख्य रूप से होता है कि रेखा चित्र वह गद्य कविता है जिसमें किसी व्यक्ति के बाहरी, आंतरिक और व्यक्तिगत का संजीव जीवन, सजीव और भावनात्मक चित्रण किया गया है। इसमें लेखिका महादेव वर्मा प्रमुख रूप से मानी जाती है यहाँ पर, ठीक है। महादेव वर्मा छायावादी की प्रमुख स्तंभ है। मुख्य से आप सभी को याद रखना है, उन्होंने आधुनिक मीरा कहा जाता है उनको, ठीक है। उनकी भाषा संवेदनशील और करुणा और प्रधान है। आप सभी को याद रखना है। किस्सा का परिचय, यानी किस्सा का परिचय, किस्सा कविता का परिचय किस प्रकार। तो किस्सा कविता आपकी एक निर्जन और आपकी एक असहाय और किंतु आत्मसम्मानी और ग्रामीण पदार्थ है। वह समाज के शोषित वर्ग का प्रतिनिधि करती है, ठीक है। इसके मुख्य भाग की विशेषता क्या है। तो मुख्य भाग की विशेषता होती है किस्सा अत्यंत गरीब होते हुए भी स्वाभिमान है, वह सहानुभूति नहीं है, सम्मान चाहता है, ठीक है। सम्मान की आर्थिक विषमता और अमानवीयता का चित्रण। तो अमानवीय देखिएगा कि करुणा और मानवीय दृष्टि वेस्ट होती है, ठीक है। शिष्य को पूरी तरह से सार्थक है क्योंकि ऋषि के व्यक्तित्व का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, निबंध का परिचय सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। इसके बारे में बात की जाए तो ये भावनात्मक आपका भावनात्मक और चिंतनशील निबंधकार है। उनके संबंध में भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों की गहरी झलक मिलती है। ये निबंध आपकी बाहरी सभ्यता नहीं बल्कि आचरण की सभ्यता पर है, ठीक है। मुख्य विचार यह है कि आपकी सच्ची सभ्यता कपड़ों, धन या शिक्षा से नहीं आती है, व्यक्ति का व्यवहार चाहिए था। यानी इस व्यक्ति को सच्चे अच्छे कपड़े पहनने से ही कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके व्यवहार को मुख्य से प्रमुख रूप से देखा जाता है। आधुनिक समाज बाहरी दिखावे में उलझन में है। इसकी भाषा शैली, भावनात्मक विचारधारा ये आपको देखना है, ठीक है। व्यंग्य आपका हमेशा आपकी जाती है सरदोशी। तो सरदोशी की आपकी मुख्य से कविता है सरदोशी मेडुकता पुस्तक सिम्हा, ठीक है। व्यंग्य परिचय इनका सरदोशी है, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ व्यंग्य का उनकी भाषा सरल और तीखी मानी जाती है। रचना का स्वरूप एकदम अच्छा माना जाता है। ये पुस्तक समीक्षा के रूप में व्यंग्य की है, ठीक है। मुख्य विषय क्या है। इसका मुख्य विषय साहित्य की दुनिया की दिखावटी की समीक्षा, आलोचकों की खोखली प्रशंसा और साहित्य में फैले पाखंड पर प्रहार प्रमुख रूप से किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मेंडुकता का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। मेंडुकता का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो मेंडुकता न मेंढक है न कुत्ता है, ठीक है। अर्थात ऐसा साहित्य लेखक जिसकी न स्पष्ट पहचान हो न गुणवत्ता व्यंग्य की विशेषता होती है। टीका कटाक्ष का होता था हास्य के साथ गहरी चोट के सरल भाव भाषा में गंभीर सत्य को कहा जाता है, ठीक है। रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र किसे कहते हैं। आपकी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसके आंसर बताना है कि रेखा चित्र किसे कहा जाता है। रेखा आपकी किसे कहा जाता है। रेखा गद्य की वह विद्या है जिसमें किसी व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तिगत का संजीव एवं प्रभावशाली चित्रण किया जाता है, ठीक है। एंड किस्सा कविता। रेखा चित्र का मुख्य विषय क्या था। किस्सा चित्र कविता मुख्य विषय निर्धन व्यक्ति के आत्मसम्मान और पीड़ा और समाज की अमानवीयता का मानवीय चित्रण कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाता है कि आचरण की सभ्यता का केंद्रीय
विचार किया था। आपके बीच में जब 12th क्लास में आप थे तो आपके बीच में एक चैप्टर जो भी थे उन्हीं चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस निबंध में आपके लेखक ने बताया है कि सच्ची सभ्यता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मनुष्य के आचरण नैतिकता पर व्यवहार करती है, ठीक है। मेंढुकता का व्यय क्या है, व्यंग्य क्या है, मेंढुकता का व्यंग्य क्या है, तो आपके मेंढुकता व्यय का उद्देश्य साहित्यिक दुनिया में फैले पाखंड, दिखावटी आलोचना और आपकी खोखली प्रशंसा प्रति का व्यवहार करता है, ठीक है। तो आचरण की व्यवस्था और सदासंग संस्कृति आपको क्वेश्चन आपको बीच में किस आया तो ये आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। हाँ, ये बड़े वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बताना है कि आचरण सभ्यता निबंध का सार एवं संदेश स्पष्ट कीजिए। आगे क्वेश्चन है तो बड़े वाला क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है कि इस आचरण की सभ्यता श्रद्धापूर्ण सिंह द्वारा रचित है। एक इसका विचार स्पष्ट किया गया कि लेखिका के अनुसार सभ्यता का अर्थ केवल अच्छे कपड़े पहनना ही नहीं बल्कि शिष्ट भाषा बोलना, आधुनिक जीवन शैली अपनाना नहीं, बल्कि सच्ची सभ्यता मनुष्य की आचरण, विचार और व्यवहार में दिखाई देती है। लेकिन मानते हैं कि यदि व्यक्ति का आचरण असंवेदनशील है, स्वार्थी है और अहंकारी है तो उसे बाहरी चमक दमक पर कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो आपको इसको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर पढ़ देना है। यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, बीच में बिना किसी तरीके यूनिट 2 के बीच में चलते हैं। यूनिट 2 के बीच में चले तो यूनिट 2 का मुख्य उद्देश्य इकाई यूनिट 2 तो रहीम ग्रंथावली आपकी प्रमुख रूप से आती है। तो रहीम ग्रंथा कवि इसके प्रमुख आपकी अब्दुल रहीम खान का ना रहीम है, ठीक है। संपादन आपका विदय निवास सिमिसर गोविंद रशीद। निर्धारित को दो ही इसके निर्धारित दो ही कौन से आपको 38 49 87 126 आपके निर्धारित दो है। रहीम का परिचय, तो रहीम क्या है, तो रहीम का परिचय आपको क्या होता है, तो रहीम मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। वे भक्ति नीति प्रेम और जीवन दर्शन के प्रमुख कवि हैं। उनकी भाषा ब्रज भाषा और अवधी भाषा मिश्रित थे। दो में घूट अर्थ शब्दों में व्यक्त है, ठीक है। प्रमुख दो का भावार्थ, तो प्रमुख दो का तो मुख्य से 36 नंबर पर आपका दो आता है, उसका नीति विनम्रता होती है, ठीक है। रहीम कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को छोटे का सम्मान करना चाहिए, जैसे बड़ी नदी छोटी धाराओं को अपने में समेट लेती है, ठीक है। भाव विनम्रता की पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो 2वां नंबर 49 का है, ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2वां नंबर 49 का अर्थ क्या है, तो आपको ये सिंपली पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रेम में कटु वचन बोलने से संबंध टूट जाते हैं, इसलिए प्रेम को संभाल कर रखना चाहिए। भाव प्रेम नाजुक होता है, इसलिए शब्दों से चोट न पहुंचे, ठीक है। इसको चोट न पहुंचे। दो आपकी इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर पढ़ लेना। वैसे आपकी एग्जाम में आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है कि इंपॉर्टेंट 186 क्या होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कविता मनुष्य अमृत के लिए मरती है। मैथिली शरण गुप्त के कवि परिचय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मुख्य से आपको आता है कि मैथिली शरण गुप्त आपके राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इनको वे छायावाद से पूर्व के महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना और मानवता आदर्शवाद प्रमुख थे, ठीक है। कविता का भावार्थ क्या था, कविता इस कविता में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए ही नहीं होता, जो व्यक्ति मानवता त्याग और परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करता है वही अमर होता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना। कविता में के चरण आप देख सकते हैं ऐसे होते हैं। काव्य की विशेषता की होती है कि संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली, रस वीर रस और करुणा रस शैली आपके अद्भुत होता है। रहीम के दो की भाषा शैली पर संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम वैसे मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल है, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी एग्जाम में। फिर भी अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रहीम के दो की भाषा सरल सहज और लोक प्रचलित है। उनकी शैली नीति प्रेम और आपकी अनुभव पर आधारित है, जिसे सामान्य जन भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आप सभी को याद रखना है। आगे आपके बीच में आई तो रहीम वाला देख सकते हैं। एक मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता की अमरता के लिए मरती है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि मानव जीवन का उद्देश्य परोपकार और मानवता की सेवा है। मनुष्य दूसरों के लिए जीता और मरता है, ठीक है। आप सभी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं उनको क्यों टाइम वेस्ट करना है आपको, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम, त्याग, मानवता की भावना प्रबल एंड मुख्य से उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक किया था, ठीक है। तो आपके बड़े वाले क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन इनका आएगा और छोटे वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा छोटी वाले क्वेश्चन में अब जो यूनिट 3 में आपको करा रहा हूँ ना, यूनिट 3 आपको जो मैं करा रहा हूँ इसमें से आपके छोटे वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोटे वाले यूनिट 3 में से आएंगे, ठीक है। यूनिट 3 को आपको इसे छोटे में मत लेना है। यूनिट 3 में से आपके छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसे हल्के में मत लेना कि यूनिट 3 है, ठीक है। तो यूनिट 3 में शब्द निर्माण आपका सबसे पहला टॉपिक है। शब्दों की रचना विभिन्न नियमों और साधनों से होती है। तो इसके 4 मुख्य आधार होते हैं। चार मुख्य आधार कौन कौन सी होती है, तो इसके मुख्य आधार एक तो आपका उपसर्ग होता है,
शब्द निमाज आपके चार मुख्य से किसकी होता है? उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? दो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो असत्य, अ प्लस सत्य तो असत्य, पर प्लस प्रकाश नीडर। तो इसमें आपका उपसर्ग क्या था? आप कहेंगे कि हमारा अ है, उपसर्ग प्र है, इसमें उपसर्ग एंड इसमें नहीं है। ठीक है, आप सभी कहना है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय दो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द लाए उनको प्रत्यय कहा जाता है। इसमें सुंदरता, इसमें ता आपकी कै और ये आपकी सेवक, सेवक के बालक आपको आप सभी को याद रखना है। इसे पढ़ लेना। एक और आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ इसको प्रोवाइड कर देंगे। छोटे वाले क्वेश्चन में से आपके यही क्वेश्चन आएंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा था। ठीक है, संधि तो दो वर्णों या शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही आपको संधि कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। कितनी संधि होती है आपके? स्वर संधि, व्यंजन संधि या मिश्रक संधि आपकी होती है। तो इनके देव प्लस देवाल्य या आपको एग्जाम्पल लिख रहा जाना। इसकी आपको संधि ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि संधि किसे कहते हैं, कि संधि किसे संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, आपके पीछे क्वेश्चन में आएगा संधि किसे कहते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैंने पेपर में प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाता है कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास की दो या दो से अधिक शब्दों के समष्टि मेल को समास कहा जाता है। इसके मुख्य अवयवी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास ये होते हैं। ठीक है, राजपूत राजा का पुत्र जैसे हैं। ठीक है, पद के प्रकार, तो पद के प्रकार कितने होते हैं? तो पद के प्रकार आपके संज्ञा, संज्ञा जिसके शब्द चाहे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के भाग का बोध, जैसे राम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग हो सकते हैं। जो नाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण दो शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यह आपके बीच में एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं छोटे वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके बीच में पूछेगा विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा वो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। छोटे वाले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगभग यही आएंगे। ठीक है, इकाई 3 वाले आएंगे। ठीक है, इकाई 3 वाले क्वेश्चन आपके बीच आएंगे। संक्षेपण आपके जो भी आपके कार्यालय, अब आपके बीच में यूनिट तो 4 के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, यूनिट 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। चार चार नहीं 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 इसके आएंगे वो 4 क्वेश्चन आते हैं ना आपके 10-10 नंबर वाले, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, बड़े वाले यूनिट 4 में से आएंगे। ठीक है, तो कार्यालय, तो कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है? ये आपके छोटे वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। आप सभी को याद रखना कि छोटे वाले में भी हमारा राज्य कार्यालय में प्रशासनिक, व्यावसायिक एवं औपचारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त सरल, स्पष्ट और शिष्ट हिंदी को ही कार्यालय हिंदी कहा जाता है। कार्यालय हिंदी की विशेषता, तो कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है? सरल और स्पष्ट भाषा, औपचारिक और शिष्ट शैली, संस्कृतता को तत्परता। ठीक है, आप सभी को जानना है कार्यालय हिंदी की शब्दावली क्या है। तो कार्यालय हिंदी की शब्दावली क्या होती है? तो ये कार्यालय में प्रयुक्त विशेष शब्दों का कार्यालय शब्दावली कहा जाता है। जैसे आदेश, सूचना, निवेदन, अनुमोदन, प्रस्ताव, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदर्भ और संलग्न। ठीक है, कार्यालय पत्रता, कार्यालय पत्रता कार्यालय में होने वाली लिखित संविधान, लिखित संवाद कार्यालय प्रचार कहलाता है। ठीक है, ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को आंतरिक सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य विषय आपका विवरण, आदेश, नीचे हस्ताक्षर होते हैं। परिपत्र क्या होता है? एक ही सूचना को अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाने के परिपत्र का उपयोग। अनुसामक क्या होता है? पूर्व में भेजा गया पत्र की याद दिलाने के लिए। प्रस्तावना किसी पत्र को आगे भेजते समय किया गया संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। आदेश अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, औपचारिक निर्देश दिया जाता है। ठीक है, सूचना किसी महत्वपूर्ण विषय की जानकारी सार्वजनिक रूप से देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निविदा क्या होता है? किसी कार्य या सामग्री को आपूर्ति हेतु आमंत्रण को निविदा कहते हैं। कार्यालय क्या है? इसे हिंदी क्या है? इसकी विशेषता में प्रमुख आपके पीछे बड़े वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कार्यालय हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग करके सरकारी, अर्ध सरकारी, आपके निजी कार्यों में, प्रशासनिक, व्यावसायिक, औपचारिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचनाओं को, आदेशों को, निर्देशों को, निर्णयों को स्पष्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप सभी को इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपकी विषय है कि कार्यालय पत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार का होना चाहिए। कार्यालय में आपको ये सभी आपको बता देना है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको सभी को पढ़ लेना है। ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन का प्रयोग कार्यालय के भीतर उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकार सूचना देने के लिए इसका प्रमुख प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी को टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ पढ़ लेना है। व्हाट्सएप पर भी मुझको इससे आप मैसेज कर देना, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञापन और परिपत्र दोनों ही कार्यालयों का पत्रता के महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं, लेकिन इनकी उद्देश्य प्रयोग में अंतर होता है। ठीक है, ज्ञापन का प्रयोग कार्यालय के भीतर आंतरिक सूचना देने के लिए किया जाता है। ये आपकी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को भेजा जाता है। ठीक है, ज्ञापन की भाषा व्यापक स्तर पर की जाती है। परिपत्र का उद्देश्य सभी संबंधित लोगों को समान जानकारी देना होता है।
कार्यालय हिंदी में स्पष्टता और संदिग्धता। तो आप सभी को ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पढ़ लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम आपको एक बार दिखा देता हूँ। टेलीग्राम इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दिया, तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसे मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको अपलोड कर दिया, तो आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पहले से इसको अपलोड कर दिया था, ठीक है। आपको यहाँ से जुड़ जाना है। और मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि टेलीग्राम का पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है। तो इसकी समस्या के लिए मैं मुख्य रूप से व्हाट्सएप में कोई चैनल बनाऊंगा, उसके माध्यम से व्हाट्सएप वाले के सभी ओपन है, कि टेलीग्राम वाले कई स्टूडेंट की ओपन नहीं हो रही है। अगर आपकी भी ओपन नहीं हो रही है तो हमारा एक डाउट ग्रुप भी है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ग्रुप में आप मैसेज कर देना कि भाई इसका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ प्रयास करूँगा। जैसे विद्यार्थी इसमें डाउट ग्रुप में करते हैं डाउट, तो आपको यहाँ पर मैसेज कर देना है कि ओपन नहीं हो रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पर मिल रहे होंगे, सभी यहाँ पर जुड़ रहे होंगे। तो आपको व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत ना है। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी तरीके के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।